जो 70% जनसंख्या है वो गांव से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारे किसान भाई हैं वो हमारी जीडीपी को 23% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भागीदार है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आज जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही बेहतर खेती कर रहे हैं, जिसको हम मॉडर्न खेती कहते हैं। आज हम चलेंगे यहां से थोड़ा सा पुराने जमाने में चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। आज से 50 साल 100 साल पहले आज तो जिस तरह से खेती हो रही है इस तरह से पहले खेती नहीं हुआ करती थी। उस समय पर बौरानी खेती होती थी। बौरानी खेती के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसको हम बोलते हैं बौरानी खेती। किसान 6 महीने खेती करता था और 6 महीने खेतों को खाली रखता था। इसका वजह क्या है? क्योंकि प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक। जब तक हम प्रकृति को कुछ देंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो किसान जब 6 महीने खेत खाली होता था तो उसमें पोषक तत्वों को डालता था, गोबर की खाद के द्वारा, हरी खाद के द्वारा, सड़े गले पदार्थ उसमें डाल करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता था। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उसमें वो बीज लगाता था और बीज लगाने के बाद उसमें उन पोषक तत्वों को निकाला जाता। मतलब क्योंकि हम डायरेक्ट मिट्टी से पोषक तत्वों को नहीं ले सकते हैं, हम पोषक तत्वों को अनाज के थ्रू, फलों के थ्रू, सब्जियों के थ्रू हम लेते हैं। और जो पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें स्वस्थ रखने के लिए, साथ ही साथ हमें एनर्जी देने के लिए, हमें एक्टिव रखने के लिए पोषक तत्वों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम जो भी अनाज खाते हैं उसका सिर्फ एक ध्येय है कि हमें वो सारे के सारे पोषक तत्व चाहिए जो हमें स्वस्थ रख सकते। तो उस समय पर बौरानी खेती होती थी। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ और हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ हमारे देश में जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उस समय पर हमारे पास इतना अच्छा फसल का पैदावार नहीं हो पाता था। 1 एकड़ में हम 1 क्विंटल 2 क्विंटल तक ही फसल की पैदावार कर पाते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति 1960 के दशक में आया और हरित क्रांति के बाद से ही हमारे देश के किसानों को रासायनिक खादों के बारे में, रासायनिक कीटनाशकों के बारे में पता चला। तो वैज्ञानिकों ने जो हमारे मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण, हमारी फसलों के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिनको हम एनपीके भी बोलते हैं, इनको केमिकल के रूप में तैयार किया। और जैसे ही हमारे किसान भाइयों ने इसको खेतों में इस्तेमाल किया, हमारी फसल की पैदावार बढ़ी। हमारे देश में हरित क्रांति के पहले एक ऐसी स्थिति भी थी कि हमारा देश भुखमरी की स्थिति में था। हम विदेशों से अनाज को मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, हमारे पास इस तरह की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई हमने केमिकल का प्रयोग करना शुरू किया। तो उस समय पर अगर हम देखें तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए ये वरदान था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनको मुख्य रूप से तैयार किया गया। प्लस वैज्ञानिकों ने इनको एक रेशियो भी दिया कि इस रेशियो के हिसाब से अगर हम करते रहेंगे तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेशियो क्या था? नाइट्रोजन को 2 किलो, फास्फोरस को 4 किलो और 1 किलो पोटास को, यानी कि टोटल 7 kg हमें 1 एकड़ के खेत में तीनों को मिक्स करके यूज करने के लिए बोला। और साथ ही साथ ये भी बोला कि जो हम पारंपरिक तौर पर यूज करते आ रहे हैं, गोबर की खाद, हरी खादों का प्रयोग, फसल का चक्रीकरण, हमें वो करते रहना है ताकि जो हमारी मिट्टी है वो बैलेंस रहे, उसमें केमिकल की मात्रा अधिक ना हो। लेकिन आज आप सभी लोगों को पता है कि आज हम यहां पर इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज इसका हम कई गुना ज्यादा, अगर हम एवरेज बात करें तो आज 1 एकड़ में किसान 200 किलो तक यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है। और जो एनपीके का रेशियो था वो रेशियो भी एक तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि किसान आज के टाइम में यूरिया के रूप में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को ही खेतों में डालता है। तो हरित क्रांति में केमिकल आया हमारे लिए, हमारे किसानों को केमिकल मिला जिससे हम फसल की पैदावार करें। साथ ही साथ एक केमिकल और मिला, उसको हम केमिकल ही कहते हैं, जिनको आप बोलते हैं कीटनाशक दवाइयां। कीटनाशक दवाइयों की वजह से हुआ क्या कि जो हमारी फसल थी जिसपे कीड़े लगते थे, रोग लगते थे, उनको हमने स्प्रे करके उनमें हमको कंट्रोल किया। हमारे फसलों में रोग नहीं लगा, हमने फसलों को कीड़ों से बचाया, तो हमारी फसल की पैदावार बढ़ गई। साथ ही साथ हमारे पास पहले सिंचाई के साधन नहीं हुआ करते थे, सिंचाई के साधन को बढ़ाया गया, बड़ी बड़ी नदियों से नहरों को निकाला गया, उनको गांव गांव तक पहुंचाया गया,
जिसकी वजह से आज हम सिंचाई के लिए भी बेहतर कर पाते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने बहुत सारे उन्नतशील बीज का रिसर्च किया, इस पर उसको प्रयोग किया, और आज हम हाइब्रिड सीड को, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड, उसका उपयोग करके हम आज बेहतर फसल की पैदावार का ले रहे हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि अगर हम मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी का टेस्ट करते रहेंगे और उनमें जिन पोषक तत्वों की कमी है उनको अगर हम पूरा करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी जो है उसकी उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी और हम बेहतर कर भी पाएंगे। लेकिन आज आप सभी लोगों को पता है कि जो ये जिस लिए आया था, आज ये वरदान था, लेकिन आज हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था हरित क्रांति, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग अनाज को एक सभी तरह से कह सके तो हम दूसरे देशों पर आज निर्भर नहीं है। हम धान है, गेहूं है, दलहन है, गन्ने की फसल है, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली है, इसकी फसल की पैदावार के मामले में पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी हमारे किसान भाई अच्छी फसल की पैदावार कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हरित क्रांति की वजह से ही है। साथ ही साथ हम थर्ड नंबर पर आते हैं दलहन की फसल के मामले में, तो हम ये बेहतर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर हम चाय की फसल के मामले में आते हैं। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसमें हम पूरे विश्व में फोर्थ नंबर पर आते हैं। तो ये सारी चीजें हरित क्रांति की ही देन है, जिनकी वजह से आज हम बेहतर कर पा रहे हैं। हमें इसको कंटिन्यू रखना है। हमें इसको कंटिन्यू रखने के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। आत्मनिर्भर मतलब आज हमें दूसरे देशों पर हमें आश्रित नहीं है। हम दूसरे देशों को अनाज हम नहीं मंगाते हैं, आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। हम दूसरे देशों को अनाज आज के टाइम में हम देते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा स्थान है वो टॉप 10 का आता है एक्सपोर्ट के मामले में, अनाज एक्सपोर्ट के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्थिति है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक टाइम ऐसा था जब हम भुखमरी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने, हमारे किसान भाइयों ने मेहनत करके फसल की पैदावार को बढ़ाया और जितनी बड़ी पॉपुलेशन को अनाज मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत ज्यादा संभावनाएं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम देखें तो हमारे देश में मौसम की अगर हम बात करें तो हर एक तरह का मौसम है, सर्दी भी है, गर्मी है, हर एक तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर संभावनाएं हैं कि हम बेहतर कर पाए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, कि हमें एक बार फिर से दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। प्लस आज अगर हम देखें तो आज हमारी फसल की पैदावार वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में पिछले 20 सालों से लगातार अंधाधुंध केमिकल की मात्रा को यूज करना शुरू कर दिया। और जो पारंपरिक चीजें थी, गोबर की खाद, सड़ी गली चीजें, प्लस क्रॉप रोटेशन करना, फसल का चक्रीकरण करना, वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। इसी वजह से आज हमारे किसान भाइयों की लगातार साल दर साल जो केमिकल है, केमिकल पेस्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइजर है, उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। प्लस अगर हम देखें, सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आप अपने शहर के बारे में अगर आप सोचें कि आज से 20 साल पहले आपका शहर कैसा था, आप पाएंगे कि आपका शहर छोटा था। जहां पर पहले खेती हुआ करती थी, आज वहां पर वो शहर फैल चुका है। मतलब हमारे जो कृषि योग्य भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए चैलेंज ये है कि जहां पर वो 1 क्विंटल पैदा करते थे, वहां पर उन्होंने 10 क्विंटल किया। हरित क्रांति के बाद आज हमें वो करने की जरूरत है, वहां पर हमें 20 क्विंटल करना है, हमें 30 क्विंटल करना है। आज जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे खेत लगातार कम होते जा रहे हैं। अगर आप अपने शहर के आसपास देखें तो बहुत सारे रियल एस्टेट, बहुत सारी कॉलोनियां, बहुत सारे कॉलोनियां बन रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो लगातार कम होती जा रही है। प्लस एक और अगर हम बात करें चुनौती की, तो चुनौती आज सबसे बड़ी क्या है? आज चुनौती यह है कि अगर आज के टाइम हम जो भी चीजें खाते हैं, सब्जी हम खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, अगर उसको क्लीनली सही तरीके से उसको अगर चेक किया जाए तो वो आज हमारे लिए कुछ भी खाने लायक
नहीं है। अगर उसमें देखा जाए तो केमिकल पेस्टिसाइड की मात्रा एक लिमिट से वो कई गुना ज्यादा है, जो हमें लगातार बीमार बना रही है। तो यहां पर एक सबसे बड़ा चीज है कि हमें हमारे किसानों को क्वालिटी को बढ़ाना होगा। क्वांटिटी हमने बढ़ा लिया, लेकिन अब हमें क्वालिटी पर काम करना होगा। और जब तक हम क्वालिटी पर काम नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही लगातार बीमार होते जाएंगे। और हम सभी लोगों को पता है, ये किसानों को भी पता है कि केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर ही हमें लगातार बीमार बना रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम खेतों में जहर डालेंगे तो वो हमारे शरीर में जहर आएगा ही आएगा, और वो हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस केमिकल की मात्रा को हमें धीरे धीरे कम करना होगा। जो आज से 1960 के दशक में हमारे लिए वरदान था, वो आज हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। आज हम आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, आज हम जैविक की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें स्वस्थ रहना। प्लस यहां पर अगर हम बात करें तो हमारी जो मिट्टी है उसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, आज उनको रासायनिक खेती की वजह से क्या क्या परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं, और वो इन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को, एक फील्ड में हम जाएंगे, किसान के पास जाएंगे, तो हमें अपने प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं उनकी परेशानियों को दूर करना है, उनका सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए हमें उनकी परेशानियों के बारे में बेहतर पता होना चाहिए, तभी हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से उनकी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आज जो किसान है उसका इन्वेस्टमेंट, उसकी जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लागत की अगर हम बात करें तो वो किसान हर समय उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है। जब वो किसी भी तरह की फसल लेता है, वो जुताई करता है, वो खेतों में बीज डालता है, वो पानी डालता है, वो खाद डालता है, स्प्रे करता है, तो वहां पर उसका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा उसका केमिकल पेस्टिसाइड यानी कि यूरिया के लिए, डीएपी के लिए और साथ ही साथ कीटनाशक दवाइयों के लिए सबसे ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट होता है। अब अगर हम आज के टाइम में अगर हम देखें तो किसान जो है वो कॉम्पिटिटिव हो गए। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि किसान अपने पड़ोसी को देखता है कि वो सोचता है कि ये 150 किलो यूरिया डाल रहा है, मैं और ज्यादा डालूंगा, मुझे और अच्छी फसल लेनी है। तो आज के टाइम में कंपटीशन की वजह से लोगों ने केमिकल की मात्रा को अपने खेतों में बढ़ा दिया है। प्लस हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी लगातार कमजोर होने की वजह से हमारे खेतों में साल दर साल जो केमिकल की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो केमिकल है, जैसे जैसे हमारे खेतों में केमिकल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो पहले हमें अपनी मिट्टी को स्वस्थ करना पड़ेगा। एक कहावत और है कि हमारा ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। और इस मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए जब तक हम हमारे खेतों की मिट्टी को स्वस्थ नहीं करेंगे हमारे किसान भाई, तब तक ये हमारा शरीर रूपी मिट्टी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसी वजह से आज हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो हमारे किसान भाई जब अपने खेतों में अधिक केमिकल डालते हैं तो हमारे फसलों में बहुत ज्यादा रोग आना शुरू हो जाता है। रोग जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर कीड़ों का प्रकोप बढ़ने लगता है। क्योंकि जो हमारी फसलों का इम्यून सिस्टम होता है वो केमिकल की वजह से लगातार कमजोर होता जाता है। इस वजह से जब फसलों में रोग लगता है तो किसान जो है फिर उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। वो तरह तरह के कीटनाशक दवाइयों, फफूंदी नाशक दवाइयों, खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे करता है। प्लस जब खेतों में केमिकल जाएगा तो हमारी मिट्टी जो है वो लगातार सख्त होती जा रही है। आज हम ट्रैक्टर्स की वजह से हम बहुत गहरी जुताई करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी लगातार सख्त होती जा रही है। और जब मिट्टी सख्त होती है तो उसमें पानी अंदर तक नहीं जा पाता है, पानी बहुत कम अंदर तक जाता है और वाष्पीकरण से उड़ जाता है। हमारी मिट्टी में नमी की कमी रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी फसल के पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है, नमी ना होने की वजह से। प्लस हमारी जो मिट्टी है वो लगातार बीमार हो रही है, गुणवत्ता कम हो गई है। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो आज से 20 साल पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारी मिट्टी में केचुआ पाया जाता था, और केचुए को हम किसानों का मित्र कीड़ा कहते हैं। लेकिन आज अगर आप खेतों में देखेंगे तो केचुए ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि केचुआ क्या है, वो मिट्टी में रहता है और मिट्टी को ही खाता है। हमने क्या किया, उस मिट्टी में जैसे ही केमिकल पेस्टिसाइड को डाला, यूरिया को डाला, डीएपी को डाला, वो सारे के सारे केचुए नष्ट हो गए। केचुए को तो हम देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे उस फसल में, हमारी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और उनको हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर जीवाणुओं की संख्या कम होगी, मतलब हमारी मिट्टी जो है वो बंजरता की ओर बढ़ रही है। और वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि अगर हम इसी प्रकार से केमिकल का उपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। और बंजर का मतलब होता है जहां पर कोई जीव जंतु पनप ना सके, उसको हम बोलते हैं बंजर। मतलब एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम वहां पर बीज डालेंगे लेकिन उगेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे जो किसान भाई है वो मिट्टी की टेस्टिंग नहीं करवाते। उनको बस ये पता है मार्केट से यूरिया का बैग लाना है और खेतों में डालना है, फसल की पैदावार हो जाएगी। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है उनके सेहत पर, उनकी परिवार की सेहत पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बस फसल की पैदावार बढ़नी चाहिए। बस मिट्टी की गुणवत्ता को मापने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं पीएच वैल्यू। हम चाहिए पीएच वैल्यू का, साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, कि हमारी मिट्टी में उसकी कितनी कमी है। अगर कमी है तो हमें डालना है, अगर कमी नहीं है तो हमें बिल्कुल भी डालने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको पीएच वैल्यू के बारे में बताना चाहूंगा। पीएच वैल्यू को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये मिट्टी को मापने का एक तरीका है कि हमारी मिट्टी कितनी स्वस्थ है और कितनी ज्यादा बीमार है। इसका एक पैमाना होता है, एक स्केल होती है जो 0 से लेकर के 14 तक होती है। अगर इसका स्केल 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी नॉर्मल होती है, मतलब स्वस्थ होती है। अगर इसका स्केल 6 से कम होगा तो हमारी मिट्टी एसिडिक होगी और इसका मतलब है हमारे किसान जो है अपने खेतों में बहुत अधिक यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू होगा तो वहां पर हमारी जो मिट्टी होगी वो एल्कलाइन होगी, मतलब क्षारीय होगी। इसका मतलब यह है कि हमारे किसान भाई अपने खेतों में बहुत ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम देखें, सच्चाई तो यह है कि हमारे किसान भाई यूरिया और डीएपी के अलावा कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। तो हमारी मिट्टी स्वस्थ सही नहीं है। क्या हम हमारे किसान भाई मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए कुछ करते हैं? बदले में उसको जहर दे रहे। मैंने शुरुआत में बोला कि प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक। हम जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। जहर देंगे तो जहर ही हमारे शरीर में आएगा। तो हमें इसको किसी ना किसी तरह से कम करना है। साथ ही साथ अगर हम देखें, यहां पर जो मैं केमिकल की आपको बात कर रहा हूं, इसका आप लिस्ट देख सकते हैं कि किसान क्या क्या चीजें डालता है रासायनिक खेती में। यहां पर यूरिया है, डीएपी है, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं, सुपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, पोटास खाद है। ये सारे के सारे हाई केमिकल होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम यूरिया को थोड़ा सा ले और उसको हाथ में लेकर के हम उसको डायरेक्ट खा सकते हैं? अब सभी लोगों का आंसर होगा नहीं। क्या होगा? वो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट करेगा। हम मर भी सकते हैं अगर हम डायरेक्ट खा रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली खा रहे हैं, हम सभी लोग, और बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं, लिमिट से कई गुना ज्यादा। इसी वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं। प्लस साथ ही साथ इनका प्रभाव क्या है कि आज से 100 साल पहले लोग 100 साल जिया करते थे। आपने सुना होगा कि कोई 100 साल या वो जी रहा है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि उसको सारी चीजें शुद्ध मिलती थी। क्योंकि जब हरित क्रांति नहीं आई तो उससे पहले वो सारी चीजें प्राकृतिक तौर पर उगाई जाती थी। प्लस उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हमने 40-50 सालों से लगातार केमिकल का उपयोग किया, आज हमारी जो मनुष्य की जो औसत आयु है वो भी कम हो गई। किसकी वजह से? ये जो कीटनाशक दवाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक खेती की वजह से। रासायनिक खेती का अगर हम देखें, इसका साइड इफेक्ट पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। हमारी सेहत पर तो पड़ता है, साथ ही साथ पूरे पर्यावरण पर। मिट्टी की उर्वरक शक्ति लगातार कम होती जा रही है। हमारी मिट्टी जो पानी के स्रोत है उनको लगातार दूषित कर रहा है। किसान को बहुत ज्यादा जुताई करनी पड़ती है, मतलब ईंधन उसका ज्यादा खर्च होता है, डीजल ट्रैक्टर से करेगा तो। साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्लस अगर हम देखें तो आज हमारे पशुओं को भी जहरीला चारा मिल रहा है, क्योंकि खेतों में हम जहर डाल रहे हैं तो चारा भी जहरीला होगा। और आज के टाइम में सारी चीजें जहरीली हो गई है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहां पर इस पिक्चर की सहायता से आप देख सकते हैं
कि यहां पर एक किसान जो है अपने खेतों में जब स्प्रे करता है, खेतों में जब यूरिया डालता है और बारिश होती है तो वो लीच करके जमीन के अंदर के पानी में यानी कि ग्राउंड वाटर में जाता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई आरओ वाटर नहीं पीता था, लेकिन आज हम सभी लोग, चाहे वो गांव हो, वहां पर आरओ वाटर पिया जा रहा है। आरओ मशीन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन का पानी गंदा हो गया है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई गांव है और वहां पर 100 घर है और उस गांव के चारों तरफ सैकड़ों एकड़ खेत हैं जहां पर खेती हो रही है और एक एकड़ में किसान मिनिमम कम से कम 150 से 200 किलो तक यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोचिए, उस गांव के चारों तरफ हजारों केजी, हजारों टन केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और जब बारिश होती है तो लीच करके वो ग्राउंड वाटर में जाएगा और जब हम पानी पिएंगे तो वो हमारे पानी में है। साथ ही साथ वो हमारे जलीय स्रोत नदी नालों में जाता है और वहां पर जो जलीय जंतु होते हैं उनको दूषित करता है। हम लोग मछलियां भी खाते हैं तो मछलियों से भी केमिकल आ रहा है, पशु पक्षियों में, हर एक जगह पर इसका बुरा प्रभाव हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर हम लोग अगर दूध पीते हैं तो वहां पर भी आपको पेस्टिसाइड और आपको केमिकल फर्टिलाइजर मिलेगा, क्योंकि किसानों को जो चारा उगा करके हम दे रहे हैं उनमें केमिकल है, उनको हम खिला रहे हैं, वो दूध दे रही है, वो हमारे पास आ रहा है और हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और कहते हैं बच्चा दूध पियोगे तो स्ट्रांग बनोगे। तो आज हम कह सकते हैं कि दूध भी जो एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत स्ट्रांग चीज होती है, उसमें भी केमिकल की मात्रा उपलब्ध है। तो अगर हम बचना चाहें आज के टाइम में तो हम नहीं बच सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, जैविक खेती को अपनाना। जब तक हम जैविक खेती को नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसलिए हमारे लिए जैविक खेती बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैविक खेती आज से 100 साल पहले जैविक खेती होती थी, जिसको हम देसी खेती बोल सकते हैं। जैविक खेती का मतलब है जहां पर किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं जैविक खेती। ये करता क्या है? ये हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो हमारे फसल का उत्पादन जो किसान चाहता है उसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो यहां पर इसका उद्देश्य यही है जैविक खेती करने का, कि हमारे जो किसान भाई अपने खेतों में लगातार केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कम किया जाए, उनको रोका जाए, उनको अवेयर किया जाए। हमारी जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो रही है उसको रोका जाए। हमारी मिट्टी जो पहले प्राकृतिक तौर पर रिसाइकिल होती थी, उसमें ह्यूम्स होता था, उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते थे, वो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्राकृतिक तौर पर बढ़ाया जाता था। तो वहां पर आज हमने केमिकल की मात्रा को डाल करके उनको नष्ट कर दिया है, जिससे आज हमारी मिट्टी की जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की, खुद को बेहतर करने की जो ताकत थी वो भी लगातार कम होती जा रही है। साथ ही साथ हमारे जैविक खेती का मतलब है कि हम अपने पशुओं की भी देखभाल कर पाएंगे। जो हमारे किसान भाई जो इतना ज्यादा निर्भर है केमिकल पर, उसको भी हम कर पाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें जैविक खेती के अनगिनत लाभ है। पहली बात तो हम स्वस्थ होंगे, हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी और जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो हम भी स्वस्थ होंगे। हमारे जो किसान भाई उनकी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। हमारे खेतों में जो आज मिट्टी लगातार सख्त होती जा रही है, कठोर होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, उसमें नमी की कमी आ रही है, उस नमी को भी हम बेहतर कर पाएंगे। हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी अगर हम जैविक खाद का उपयोग करेंगे, हरी खाद का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ इससे फायदा यह होगा कि जो हमारा जो पर्यावरण है वो भी बेहतर होगा। हमारे जो जलीय स्रोत हैं उनमें केमिकल कम धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, तो हमारी आने वाले समय में वो भी पानी शुद्ध हो जाएगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमें आरओ वाले पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आज जैविक फसल है, अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आज लोग क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं, लोगों को क्वालिटी चाहिए, उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, क्योंकि आज लोगों को पता है कि अगर हम रासायनिक चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो हम ज्यादा बीमार होंगे, लेकिन अगर हम जैविक चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आज से 20 साल 30 साल पहले जो हमने केमिकल पेस्ट अपनाया था, आज हम उसको छोड़ चुके हैं और हर्बल पर और आयुर्वेदा पेस्ट पर हम आ चुके हैं।
इसीलिए क्योंकि आज हमें पता चल गया है इसका साइड इफेक्ट है और भविष्य क्या है। भविष्य जैविक, भविष्य जैविक का है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम किसानों के पास जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, बल्कि उनको पता भी है कि हाँ जैविक का फायदा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारे जितने भी किसान हैं, हमारी मजबूरी बन जाएगी हमें जैविक को इस्तेमाल करना। और वो दिन भी दूर नहीं जब हमारे देश से, जैसे सिक्किम, असम की अगर हम बात करें, वहां पर केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर पूरी तरह बैन हो गया है, उसी तरह से ये पूरे देश में बैन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर देखें, अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं, जैविक करते हैं, तो इससे हमारे किसानों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, उनकी लागत कम हो जाती है, ये फसलों के लिए उपयोगी होता है, हमारी मिट्टी के लिए स्वस्थ होगा और मनुष्यों के लिए यानी कि हमारे लिए भी सुरक्षित होगा। और ये सालों साल तक इसका असर बना रहेगा हमारी मिट्टी में। प्लस हमारी जो उपज, जो हमारी जरूरत है आज एक दूसरी हरित क्रांति की, हम दूसरी हरित क्रांति सिर्फ और सिर्फ जैविक की सहायता से ही ला सकते। तो यहां पर हमारी कंपनी आईएमसी, हमारा रेंज, अभी हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो गए हैं, ये मदद करेंगे हमारे किसानों को जैविक की तरफ ले जाने में, हमारे खेत की मिट्टी को सुधार करने में, फसलों की सुरक्षा करने में, और साथ ही साथ जो वो उनका इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूरिया के प्रति, केमिकल पेस्टिसाइड के प्रति, साथ ही साथ जो उनको सिंचाई के लिए बहुत खर्चा करना पड़ रहा है, वो उनका खर्चा भी कम होगा और फसल की जो पैदावार है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हम चलते हैं अपने एग्रीकल्चर रेंज, जिसका नाम है आईएमसी एग्रो उत्पाद एग्रीकल्चर रेंज। तो हमारे पास अभी आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट, तो आज हम दोनों प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे और ये जानेंगे कि इन प्रोडक्ट में है क्या, इनका फायदा क्या है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसको हम इस्तेमाल करके हमारे किसान भाइयों को हम अधिक से अधिक अपने इस प्रोडक्ट का लाभ दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ। यहां पर अगर आप एक हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की अगर आप बात करेंगे, इसकी बॉटल पर आप देखेंगे तो इस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है। साथ ही साथ ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है। ये लिक्विड बेस है, लिक्विड में आता है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, मतलब प्रकृति से ही चीजों को लेकर के इसको बनाया गया है और जो उनकी खूबियां हैं उनकी वजह से ये प्रोडक्ट और भी बेहतर बन जाता है। तो आइए जानते हैं जो प्राकृतिक चीजें इसमें डाली गई हैं उनकी खूबियों के बारे में और वो कैसे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे और हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो है वो 5 मुख्य चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एलोवेरा, नीम, आंवला, हिमालयन बेरी और साथ ही साथ इसमें 5वीं चीज है गौ यूरिन, गौमूत्र। तो इन चीजों के बारे में हम जानेंगे कि इनकी खूबियां क्या हैं और ये हमारे फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए कैसे ये बेहतर करेंगे। एलोवेरा के बारे में अगर हम बात करें तो एलोवेरा के बारे में हम जानते हैं कि इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। संपूर्ण पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं, साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, साथ ही साथ एंटी फंगल भी होता है, जो हमारे फसलों को और हमारी मिट्टी को सारे तरह के पोषक तत्व देता है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी को और फसलों को सुरक्षा भी प्रदान करता है जीवाणु से संबंधित रोगों से, प्लस जो माइक्रोब की वजह से रोग हो रहे हैं, फफूंदी की वजह से रोग हो रहे हैं, जो हमारी मिट्टी में है रोग कारक, हमारी फसलों पर रोग कारक हैं, उनको भी उससे सुरक्षित करने में हमारी फसल को मदद करेगा, साथ ही साथ ग्रोथ भी करेगा। सेकेंड अगर हम इसमें देखें तो इसमें है लेवेरी। लेवेरी में हम जानते हैं इसमें 100 से भी अधिक पोषक तत्व होते हैं, इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेवेरी हमारे फूलों के विकास में मदद करता है, साथ ही साथ फ्रूटिंग में, यानी कि फूल को मतलब फल को बनाने में और साथ ही साथ उसका बेहतर विकास करने में मदद करता है लेवेरी। नीम की अगर हम बात करें तो नीम जो है इसको हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक कीटनाशक, एक प्राकृतिक कीटनाशक,
आपने देखा होगा जब किसान अनाज को स्टोर करता है, किसान अनाज को स्टोर करता है तो उसमें कुछ नीम की पत्तियां तोड़ के डाल देता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे। तो यहां पर नीम की जो क्वालिटी है ये एंटी बैक्टीरियल भी है, साथ ही साथ ये हमारी फसलों में